हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार टीच एग्ज़ाम में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको पढ़ाएंगे 10th NCERT साइंस, जिसका अध्याय 3 चल रहा है, धातु एवं अधातु। थ्योरी में आपको करा चुका हूं कॉन्सेप्ट के साथ। आज आपको अभ्यास प्रश्न कराएंगे इसके। माँ शारदे को नमन करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के बैठें और इसे नोट करें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कॉम्पिटिशन एग्जामों में भी यही क्वेश्चन आते हैं, सेम टू सेम। देखो, इसका प्रश्न नंबर 1, निम्न में कौन सा युगल, कौन सा समूह विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया मैंने पढ़ाया था आपको पहले चैप्टर में, वही है ये विस्थापन अभिक्रिया। जिसमें विस्थापन अभिक्रिया क्या हो रहा था, उसमें एक से अभिक्रिया की क्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर, जैसे ए प्लस बी, ए पी प्लस सी, यानी कि सी ए को विस्थापित कर देता है। सी बी, सी ने ए को विस्थापित कर दिया, ये होती है विस्थापन अभिक्रिया। बताइए इसमें NaCl, जब NaCl की अभिक्रिया कॉपर के साथ कराई जाती है तो कॉपर सोडियम को विस्थापित नहीं कर सकता। कॉपर सोडियम को विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर कॉपर मैं आपको बताऊं, वो अभिक्रियाशील श्रेणी आपको मैंने लिखवाई थी, उसमें देखें एक बार। अभिक्रियाशील श्रेणी में सोडियम Na कॉपर सोडियम को विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि सोडियम अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है। उसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड का विलयन एल्यूमिनियम के साथ क्रिया कराने पर, एल्यूमिनियम के साथ क्रिया कराने पर, यानी मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से अधिक सक्रिय है क्रियाशीलता की श्रेणी में, इसलिए एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर सकता। ये भी गलत है। FeSO4 आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट का विलयन सिल्वर को, यानी Fe आयरन सिल्वर, Fe सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए सिल्वर Fe को विस्थापित नहीं कर सकता। AgNO3, यानी सिल्वर कॉपर से कम क्रियाशील है। सिल्वर यानी कॉपर अधिक क्रियाशील है और सिल्वर कम क्रियाशील है, इसलिए कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर देगा। कॉपर को विस्थापित कर AgNO3 AgNO3 कॉपर के साथ अभिक्रिया कराने पर, यानी TuNO3 प्लस Ag, ये बनेगी।
ये क्या है? समीकरण संतुलन यानी विस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 2, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? फ्राइंग पैन से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, ये बताइए। देखो, ग्रीस लगाकर, ये ग्रीस है, ग्रीस लगाकर पेंट बार बार करना पड़ेगा लोहे की फ्राइंग पैन पर, ग्रीस भी बार बार लगाना पड़ेगा, फिर धुल जाएगा। जिंक की परत चढ़ाकर, इसका आंसर होगा जिंक की परत चढ़ाकर, यानी सी आंसर होगा इसका। नंबर 3, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला, यौगिक निर्मित करती है, उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है, यह विलयन जल में विलेय है। कैसा है विलयन? जल में विलेय। नमस्कार बच्चों। यह विलयन क्या है? जल में विलेय है। यह तत्व क्या है या क्या हो सकता है? नंबर 1, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा। तो यह क्या होगा तत्व? क्या हो सकता है? कैल्शियम। कैसे? कैसे हो सकता है? देखो बताऊं आपको मैं अभी। Ca कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। फिर कैल्शियम ऑक्साइड को, CaO को जल के साथ क्रिया कराने पर CaOH होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा भी निकलेगी। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा हुआ? कैल्शियम। प्रश्न नंबर 4, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है अभी, बीपीएससी प्राइमरी टीचर में, PRT बीपीएससी प्राइमरी टीचर में पूछा गया है 2023 अगस्त, AUG अगस्त 2023, 24 अगस्त को जो पेपर हुआ था, 24 अगस्त को जो पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है ये प्रश्न। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों टिन का लेप होता है, क्यों? टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है? नहीं। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है? नहीं। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि अभिक्रियाशील श्रेणी में जिंक टिन से ऊपर है, यानी जिंक अधिक अभिक्रियाशील है और टिन कम क्रियाशील है। ठीक, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। प्रश्न नंबर 5, देखें। आपको एक हथौड़ा
आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार, एक स्विच दिया गया है। नंबर 1, इनका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं? कैसे विभेद कर सकते हैं? धातु और अधातुओं के नमूनों के बीच विभेद करने के लिए हम हथौड़ों का उपयोग कर सकते हैं। धातु अधातुओं के बीच, यानी धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है और धातुओं को पीट कर पतली चादर नहीं बनाई जा सकती। समझ गए? दिए गए पदार्थों को हथौड़े से पीटने से यदि वह टूट कर बिखर जाता है तो वह क्या है? अधातु। और जो पीटता नहीं है, वो जो पीटने से टूटता नहीं है, वो क्या है? धातु। यानी आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातु में आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। जब हम बैटरी, बल्ब, बी देखो, धातुओं एवं अधातु में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। जब हम बैटरी, बल्ब, तारों के साथ एक विद्युत परिपथ तैयार करने के लिए स्विच का उपयोग करते हैं और यदि बल्ब जलता है तो दिया गया नमूना धातु है और नहीं जलता तो क्या है? अधातु। यानी धातु में विद्युत चालकता होती है, ये ऊष्मा का सुचालक होता है, अधातु ऊष्मा का कुचालक होता है। प्रश्न नंबर 6, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड, इन ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों होती है। ये अम्ल क्षार दोनों के साथ क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। ये देखो, मैंने आपको उसमें बता चुका हूँ मैं पहले थ्योरी में। प्रश्न नंबर 7, 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल यानी HCl से, यानी हाइड्रोजन HCl से विक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, तथा दो धातुओं जो ऐसा नहीं कर सकते। ऐसी बताइए जो 2 धातु जो ऐसा नहीं कर सकती हैं। तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करने वाली धातु कौन सी हैं? लोहा, एल्यूमिनियम, क्योंकि ये हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील हैं। तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापन न करने वाली धातुएं मरकरी, सिल्वर आदि, क्योंकि ये हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होती हैं। प्रश्न नंबर 8, किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघटन किसे बनाएंगे? किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड, अशुद्ध धातु में M की एक मोटी छड़ लेंगे, कैथोड में शुद्ध धातु की एक पतली छड़ लेंगे। ठीक, M की तो अशुद्ध धातु में M की मोटी छड़ और शुद्ध धातु में M की पतली छड़ लेंगे। ठीक, विद्युत अपघटन में धातु के किसी लवण का जलीय विलयन लेंगे। प्रश्न नंबर 9 देखो, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? पैत्यूस ने सल्फर चूर्ण को स्पेचुला में लेकर, यानी परख नली में लेकर उसे गर्म किया। चित्र में एक परख नली को उल्टा करके उसमें उत्सर्जित गैस को एकत्रित किया। परख नली को उल्टा करके बर्नर की सहायता से उसमें उल्टा करके उसे गर्म किया चिमटे से पकड़कर। नंबर 1 देखो, कौन सी गैस को गर्म किया? ए, इसको बताइए। ठीक, नंबर 1, सूखे लिटमस पत्र पर, पहले सूखे लिटमस पत्र पर, फिर आर्द्र लिटमस पत्र पर
और बी में क्या बताना है, ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण बताना है। ठीक, तो देखो जब हम सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो SO2 प्राप्त होता है। ये तो हो गया सूखे लिटमस पेपर के साथ। ठीक, अब हम जल के साथ SO2 की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर, जल के साथ कराने पर H2SO2 H2SO2 प्राप्त होता है। H2O जल के साथ H2SO3 H2SO3 प्राप्त होता है। एक अणु जल का, वो ऑक्सीजन का एक और ऑक्सीजन के दो, कितने हो गए, 3। ठीक, जैसे देखो सूखे लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सूखे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही प्राप्त होता है। ठीक, आधे लिटमस पर लाल हो जाता है, आधे लिटमस लाल हो जाता है, जैसे नीला लिटमस, नीला लिटमस पेपर एसिड से अभिक्रिया कराकर, एसिड से अभिक्रिया कराकर क्या हो जाता है, लाल, रेड, रेड हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया ऊपर वाली ये रही, देख लो, सेम लिख दिए मैंने दोनों उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 10, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। लोहे को कैसे बचाएं हम जंग से, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके, लोहे की वस्तु पर जिंक आदि की परत चढ़ाकर यानी एनोदीकरण कराकर, एनोडीकरण कराकर या जस्तीकरण कराकर, लोहे की वस्तुओं पर पेंट कर कर। ठीक, मैंने आपको बताया उसमें वही चीज़ है जो थ्योरम बताई है, पिछले चैप्टर में भी यही बताई, अब और इसी चैप्टर में भी यही है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुओं कैसा ऑक्साइड बनाती है, यानी ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर क्या कैसे बनाती हैं, ऑक्सीजन के साथ धातु, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु कैसा ऑक्साइड बनाती है, संयुक्त होकर ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड और उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं, अम्लीय और उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर, ऑक्सीजन गैस है, ये ठोस सॉलिड, अभिक्रिया कराने पर ठीक SO2 गैस बनाती हैं। ये कैसी होती है, अम्लीय, अम्लीय बनाती हैं। प्रश्न नंबर 12, कारण बताइए। प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, बताइए कारण क्यों किया जाता है। प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि ये अभिक्रियाशील धातुएं, ये अभिक्रियाशील धातुएं हैं जो आसानी से संक्षारित नहीं होती। ये धातुएं सोना चांदी प्लेटिनम ये आसानी से संक्षारित नहीं होती, यानी गर्म करने पर भी नहीं पिघलती, ये कम टेम्परेचर यानी इसे हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ये एक्वा से तो पिघलती हैं, एक्वा के विलयन से तो उगल जाती हैं, लेकिन अन्य से आसानी से नहीं गल पाती, इसलिए ज़्यादा समय तक चमकीली और आकर्षित बनी रहती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर बी, इसी में देखो कारण बताओ, बी का कारण। सोडियम पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, क्यों। सोडियम पोटेशियम लिथियम अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं क्योंकि ये वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ने पर ये अभिक्रिया करती हैं, वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया कर लेती हैं, यानी आग पकड़ लेती हैं, जल जाती हैं वायु की उपस्थिति में, इसलिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, यानी मिट्टी के तेल में, केरोसिन तेल मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है।
प्रश्न नंबर 30 रहा इसी में। कारण बताओ। एल्यूमीनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के लिए बनाने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमीनियम एक हल्की धातु है और ऊष्मा की सुचालक है, इसलिए एल्यूमीनियम का उपयोग खाना बनाने के लिए बर्तनों में उपयोग किया जाता है, खाना बनाने वाले बर्तनों के उपयोग में किया जाता है। ठीक। अब इसका चौथा देखो कारण। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड है को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। कार्बोनेट को और सल्फाइड को कैसे कैसे किया जाता है देखो। क्योंकि धातु सल्फाइड तथा धातु कार्बोनेट की अपेक्षा धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना अधिक सरल है। धातु सल्फाइड तथा धातु कार्बोनेट की अपेक्षा धातु सल्फाइड से धातु कार्बोनेट की अपेक्षा ऑक्साइड प्राप्त करना अधिक सरल होता है। किससे सरल होता है? सल्फाइड से कार्बोनेट की अपेक्षा। सल्फाइड से जल्दी प्राप्त हो जाता है और कार्बोनेट से थोड़ी लंबी प्रोसेस में प्राप्त होता है, इसलिए सल्फाइड के अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ये निष्कर्ष है इसका। प्रश्न नंबर 13। आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी हैं? क्योंकि कॉपर को आर्द्र वायु में खुला छोड़ने पर यह कैसी हो जाती है? नीले रंग की, यानी हरे रंग की हो जाती है। नीले या हरे रंग की हो जाती है। Ca2 व ऑक्सीजन से के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग के क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की परत का निर्माण करता है। नींबू तथा इमली ऐसे खट्टे पदार्थ जैसे खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है और यह अम्ल क्षारीय कॉपर कार्बोनेट से अभिक्रिया करके घुलनशील लवण बना देता है, जिन्हें जल से धोकर अलग कर दिया जाता है और कॉपर का पात्र फिर से चमकदार दिखाई देने लगता है। प्रश्न नंबर 14। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए, यानी अंतर बताइए। रासायनिक गुणधर्मों, फिजिकल नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी। धातुएं। नंबर 1, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं, लेकिन अधातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करती हैं। नंबर 2 उदाहरण, धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जिनमें से कुछ क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जिनमें से कुछ क्षार बनते हैं या बनाते हैं। अधातुएं अम्लीय एवं उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। अधातु क्या बनाती हैं? अम्लीय एवं उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। अंतर नंबर 3 धातुओं का। धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। इन पे पॉजिटिव चार्ज, इन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक। प्रश्न नंबर 15 देखें। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने को, यानी गंदे सोने को
आभूषणों में पहले जैसे चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह के बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है, जिसे वह एक विशेष विलयन में डालकर, उन कंगनों को एक विशेष विलयन में डालकर कंगन नए की तरह चमकाने लगता है। लेकिन उन कंगनों का वजन पहले की अपेक्षा अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है और एक जासूस की तरह, क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? वह कौन सा विलयन है? मैंने आपको जब चैप्टर में थ्योरी पढ़ाई थी एक्वारेजिया की, उसमें बताया कि एक्वारेजिया सोने, चांदी, प्लेटिनम आदि ऐसी अधिक अभिक्रियाशील धातुओं को पिघला सकता है तथा गला सकता है, उनका संचारण कर सकता है। एक्वारेजिया के द्वारा, अन्य के द्वारा नहीं हो सकता। वह व्यक्ति, इसका उत्तर इस प्रकार है कि वह व्यक्ति एक्वारेजिया का प्रयोग करता है जो 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 का लेता है। किसका मिश्रण होता है एक्वारेजिया? HCl और HNO3 का। इसी विलयन में डुबाने से सोने के कंगन का वजन कम हो जाता है। पेज नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं हम आगे। देखो, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात लोहे की मिश्र धातु का नहीं। क्यों? इसका कारण बताइए। तांबा गर्म जल या भाप से अभिक्रिया नहीं करता, जबकि इस्पात में उपस्थित लोहा जल वाष्प से अभिक्रिया करता है। तांबा का गलनांक भी इस्पात की तुलना में अधिक होता है। वहीं आयरन की तुलना में कॉपर ऊष्मा का सुचालक होता है, यानी कॉपर में ऊष्मा अधिक प्रवाहित होती है आयरन की अपेक्षा, आयरन में थोड़ी कम होती है। इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है। गर्म जल बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात लोहे का नहीं। समीकरण के द्वारा मैं आपको बताऊं, जैसे 3Fe प्लस 4H2O जल के साथ अभिक्रिया कराने पर Fe3O4 प्लस 4H2O, यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसलिए नहीं होता। तो मैंने आज आपको धातु एवं अधातु चैप्टर कंप्लीट कराया। दोस्तों, वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी, आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। ये इसे ध्यान से पढ़ें, साथ में नोट्स बनाएं, लिख करके ज़्यादा याद होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यही रिक्वेस्ट है आपसे। आपके लिए और भी वीडियो लाऊंगा मैं इसी तरह की। अगला चैप्टर आएगा कार्बन एवं उसके यौगिक। धन्यवाद जो आपने मेरी वीडियो को देखा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। आपके घर में 2 या 4 फ़ोन हों, सभी से सब्सक्राइब कर दें। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा।